हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो भैया 24 नवंबर को आपका एनएससीसी का एग्ज़ाम है। तो मेरे हिसाब से अभी प्रॉपर 114 डेज बचे हैं। अगर हम एनएसईसी के टारगेट को रखते हुए यूज़ करना चाहते हैं, जो कि 24 नवंबर 2024 को एक्सेप्टेबल है, इस दिन सैटरडे है, ठीक है। अगर हम इसको टारगेट रखते हुए कर रहे हैं तो हमारे पास लगभग अभी 114 डेज हैं। एक नॉर्मल रफ आइडिया अपन इसे 100 डेज प्लानिंग कर सकते हैं। नाउ अबाउट द केमिस्ट्री, हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास 3 मोड होंगे। हमारे पास ओसी होगा, हमारे पास आईओसी होगा, हमारे पास पीसी होगा। तो हम कैसे प्लान करें इस कहानी को? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि अगर मैं इन तीनों को प्रॉपर तरीके से बाइफर्केट करने की कोशिश करूं तो इस कहानी के अंदर 40 to 50% पेपर के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इससे बिलोंग करता है। उसके बाद रिमेनिंग डिपेंड करता है 30% इधर के लिए, 30% इधर के लिए। आजकल एक और काम आ गया है, मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन का मतलब उसमें आईओसी ओसी या ओसी पीसी या आईओसी पीसी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना के पेपर ऐड किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आने लग गए हैं, खास करके इंटीजर वाले पार्ट के अंदर। नाउ अगर हम सोचें कि हम कैसे मैनेज करें तो मैं कुछ टॉपिकों के नाम बता। देखो पूरा सिलेबस बहुत वाइड है, लगभग 27 से 30 टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं। तो इतना वाइड एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बाकी ओलंपियाड या अपना खुद का 12th की तैयारी भी कर रहे हो। तो फिर कैसे मैनेज करें? तो देखिए ओसी में, अब ओसी भी बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, हम इसको कुछ सेलेक्टिव टॉपिकों में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये हमको थोड़ा ईजी मोड में आ जाए। जैसे फंडामेंटल पेपर में जनरली आईयूपीएससी बेसिक लेवल की आती है, तो हमको आईयूपीएससी बेसिक लेवल की आनी चाहिए। दैट्स ए वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपका बेसिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आइसोमर। अब आइसोमर बहुत वाइड टॉपिक है, तो आइसोमर में बेसिक कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट जीआई है। ऑप्टिकल वाले में केवल ओआई में केवल वो कायल सेंटर और बेसिक कैलकुलेशन ही पूछ रहा है, तो प्लीज इस पे ज्यादा हाईफाई सिमेट्री पीओएस यूएस एओएस वाली कहानियां ना करो, चल जाएगा। फिर आईयूपीएससी के बाद हम आइसोमर पे आए। आइसोमर के बाद हम आए इस कहानी के अंदर जीओसी पे। जीओसी पे सबसे अच्छे क्वेश्चन उसने रिजोनेंस, हाइपर, ठीक है, एरोमेटिक, एसिड और बेस से पूछे हैं। और सबसे सच बताऊं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो एसिड बेस से ही पूछे हैं। तो आप इस वाले पार्ट को ज्यादा एम्फेसाइज कर लीजिए अगर आपको एनएससीसी में अच्छी रैंक लेके आना है तो। नाउ हम आते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को उसने बहुत अच्छे लेवल का पुटअप किया हुआ है। हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप तमीज से तैयार कर लीजिए। मैं पूरी तरह से बोलूंगा कि आप अपना हाइड्रोकार्बन पार्ट मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, ओएमडीएम, एचबीओ, कुर्चेरोव, ठीक है, वुड्स, कॉल्बे, इलेक्ट्रोलिसिस, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेटिव आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, SN1 SN2 इवन इट वाला पूरा पार्ट इसमें कंप्लीट करो, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। नाउ अगर इसके बाद हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड, लोग बोलते हैं ये एक तरीके से अलग अलग, पर सच बताऊं ये दोनों मिक्स वेज में ही चलते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा एल्काइल हैलाइड विद हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन विद एल्काइल हैलाइड के साथ ही आएगा। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा ढंग से तैयार कर लीजिए आपको अगर तैयारी करनी है तो, ठीक है। इसके बाद नाउ व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट? तो देखिए इसके बाद आता है एल्कोहल। पर अगर बता दो एल्काइल हैलाइड का, अगर आपने SN1 SN2 E1 E2 ये 4 टॉपिक, बाकी सब बकवास वाली कहानियां मिनिमम मोड पे लेके आ जाओ, इन्फॉर्मेटिव लेके आ जाओ। इसके सिवा SN2 लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट बता दो, ऐसे नहीं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। पर ये 4 टॉपिक बहुत तमीज से तैयार कर लो। अगर ये तैयार है, अपने आप एल्कोहल वाला पार्ट भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड है, जो आपके लिए जरूरी है। ये कहानी करने के बाद अगला जो थीम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द कार्बोनिल। कार्बोनिल के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट बच्चे? जितनी भी नेम रिएक्शन का पार्ट है वो तमीज से तैयार कर लेना, बिकॉज दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपका स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा, क्योंकि जनरली रिएक्शन लिखी होती है, पूछता है बताए कौन सा नेम रिएक्शन है, या नेम रिएक्शन पूछा होता है, निकाल लिख देता है बताओ इसमें से कौन सा इस रिएक्शन से, एल्डोल क्या, कैनिजारो क्या, आइडोफोन क्या, आइसोसाइनाइड क्या, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड क्या, ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। तो थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान रखोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको डील अच्छा करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, देखते ही टिक मारो, सोल होके आगे बढ़ जाना।
दिल दिमाग मत लगाना, सेफ रहोगे। नाउ इसके सिवाय हम क्या कर सकते हैं, तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7। नाउ आगे बढ़ना है तो देखो बेटा, एसिड वाला पार्ट मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा मोड है, क्योंकि ये पिछले बहुत सारे कंसेप्ट से होने वाला, ठीक है। इस वाले पार्ट में स्पेशली आप ये वाला पार्ट यूज करो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इससे एक क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, तो आप इस वाले मोड को सेट कर लोगे तो आपका स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा कहानी को डील करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी आता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेटिव 1 डिग्री से एल्डिहाइड एसिड, 2 डिग्री से कीटोन वाला पार्ट कर लो, 3 डिग्री से नो ऑक्सीडेशन कॉपर एक्सेप्ट वाली कहानी करके, या MnO2 सेलेनियम ऑक्साइड वाले पार्ट कर लो, HiO4 वाले पार्ट कर लो, वो आपकी स्पीड को बढ़ाने में काम आएंगे। रिडक्शन में लिथियम आयोडाइड ले लो, NaBH4 ले लो, निकल H2 ले लो, सोडियम अमोनिया ले लो, लिंडरार कैटलिस्ट ले लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब वो काम है जो आपके इस कहानी को स्ट्रेंथ को मजबूत करने। HBO ले लो, BH3 वाला पार्ट ले लो, स्टीफन ले लो, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन लो, ELBS रिएक्शन ले लो, ये सब छोटे मोटे टॉपिक है, बट दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ ये कहानी करने के बाद फिर आपके पास आता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसको बहुत प्रोटीन ये लगभग 2 ही लेक्चर का है, कहानी के रूप में यूज कर लेना। फिर था कार्बोहाइड्रेट, ये लगभग 3 लेक्चर का है, ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी में आता है DNA RNA, इसी में आता है विटामिन। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, पर इनको भी छोटा मोटा देख के जाओ, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन के रूप में फ्रेमिंग आने लग गई है पेपर में। नाउ इसके बाद सिंपल सा फंडा था जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। वैसे तो इस वाले पार्ट से मिनिमम पार्ट आया हुआ है अभी तक, पर फिर भी भरोसा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत नालायकियाँ हो सकती है। इंफॉर्मेटिव जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, ये वाले पार्ट तो अभी भी आते हैं, तो इस वाले पार्ट को अगर आप अच्छा कर लोगे तो ये अच्छा होगा। मेरे हिसाब से आपके पास अगर 114 डेज अवेलेबल हैं और आप अगर इसको केमिस्ट्री के टारगेट के रूप में यूज कर पा रहे हो, तो अगर हम 100 डेज के लिए बात करें तो आपके पास 10 टॉपिक हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस कहानी को करेंगे, 4-4 दिन दोगे तो 10 टॉपिक हो जाएंगे, केवल 4 डेज 4 डेज 4 डेज, तो आपका 40 डेज का पार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा विद दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी स्टार्ट विथ IOC। IOC में हम कौन कौन से टॉपिकों पे ज्यादा एफर्ट्स लगाएं ताकि हमारे नंबर अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। OC में कोई बोले हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, तो बेटा आप इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाले टॉपिकों पे भी काम कर सकते हो कुछ इस तरीके से। क्या मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं कि इन पे थोड़ा सा दम ज्यादा लगाएंगे तो शायद हमारा स्पीड बढ़ जाए, तो भैया आइसोमर अच्छा कर लीजिए, GOC अच्छा कर लीजिए, ये वाला पार्ट अच्छा कर लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन सो बहुत अच्छा जरूरी नहीं है, पर करना चाहिए। ऑक्सीजन रिडक्शन अच्छा कर लीजिए और ये अच्छा कर लीजिए, कम से कम इनको तो बहुत इम्फेसाइज कीजिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। नाउ व्हाट अबाउट द IOC। तो देखो IOC के अंदर सबसे जो पहला पार्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट आपको बहुत तमीज से आना चाहिए। क्वांटम नंबर, ये वाला पार्ट भी आपके पास बहुत तमीज से आना चाहिए, बिकॉज ये फंडामेंटल है। उसके बाद पूरी केमिकल बॉन्डिंग, इसके फंडामेंटल सही तरह से आना चाहिए, जिसमें VBT और MOT इंक्लूड है। MOT भी बहुत अच्छी रेंज की आनी चाहिए, बिकॉज वो तमीज से क्वेश्चन पुटअप करता है। VBT के अंदर पूरा वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट तमीज से आना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि इनके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, शेप के बारे में, T शेप कौन सा होगा, सी हॉर्स फॉर्म कौन सा होगा, तो ये सब आपके पास अच्छी तरह से आने चाहिए, दैट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ केबल बॉन्डिंग के बाद में अगला कोऑर्डिनेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। कोऑर्डिनेशन, ये 4 तो फंडामेंटल है जिन पे आपका काम अच्छी तरह से होना ही चाहिए। नाउ इसके बाद आपके पास आता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। मुझे पता है बहुत बड़े बड़े ब्लॉक है, पर S, D और F तो हो ही सकता, क्योंकि वो सब 2-2 लेक्चर के टॉपिक हैं। बचा केवल P ब्लॉक, तो P ब्लॉक बहुत वाइड है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप खास करके कार्बन फैमिली को और हेलोजन फैमिली को डील करो, क्योंकि कार्बन और हेलोजन फैमिली से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी इन्फॉर्मेटिव पैट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी भी हैं, पर सबको ना खाने का ऑप्शन अगर ना मिले तो कम से कम मेरा सजेशन है कि आप कार्बन फैमिली और हेलोजन फैमिली पे स्पेशली ध्यान दो, ठीक है।
इसके बाद में फिर आपके पास आता है हाइड्रोजन एंड दिस कंपाउंड। ये भी आजकल चुन्नू मुन्नू टॉपिक है, पर ये थोड़ा वाइड है, पर ये आ जाता है, ये आप कर पाओगे मेरे हिसाब से इस कहानी के रेस्पेक्टिवली। उसके सिवा या अब आपके पास आता है सोल्ट एनालिसिस। अब सोल्ट एनालिसिस अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एनान रेडिकल भी आते हैं, केटायन रेडिकल भी आते हैं। इतनी बड़ी रेंज को शायद डील करना पॉसिबल ना हो, पर अगर आप साथ में 12th तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल के नाम पे करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको IIT मेंस एडवांस करना है तो आपको करना ही करना है, तो समझदारी से ये कर लेना, क्योंकि ये फ्लो चार्ट के रूप में किया जा सकता है तो काम हो जाएगा। कभी कभी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे रिंग टेस्ट कौन देता है, ठीक है, क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट कौन सा एनान देता है, तो क्लोराइड की बात कर लोगे, नाइट्रोसो की बात कर लोगे अगर आपके नाइट्रोस की बात कर लोगे, अगर आपके पास रिंग टेस्ट की बात करनी है, ठीक है। कुछ फंडामेंटल है, अमोनियम फ्यूम्स की बात कर रहा है, सब्लिमेशन की बात कर रहा है, तो आप वो वाली बात कर सकते हो। थर्ड ग्रुप के लिए कौन से रिएजेंट चाहिए, तो आपको NH4 से NH4OH की बात कर सकते हो। सिस ग्रुप के लिए आपको कौन सा रिएजेंट चाहिए, ठीक है, तो अमोनियम मोलिब्डेट की बात कर सकते हो। अमोनियम मोलिब्डेट में कितने ऑक्सीजन की बात कर सकते हो। ऐसे कुछ चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है कि हमें जरूरत है, हमें ये वाला मन इकट्ठा करके कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द मेटलर्जी, ये भी एक फंडामेंटल, पूरा नहीं खा पाओगे पर बेसिक खा लेना, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि नाम के रूप में यूज करो तो शायद ये आपके लिए अच्छा हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आजकल ये वाला टॉपिक भी बेसिक क्वेश्चन के रूप में आने लग गया है, जरूरी है। पॉल्यूशन को देखते हुए एक प्रोफी का ये तरीका होता है कि हम पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन भी डालें जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर ये वाला पार्ट भी आने लग गया है। तो कुल मिला के आपके पास ये है, जिसमें मेरा सजेशन होगा कि आप पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, क्वांटम नंबर को, केमिकल बॉन्डिंग को, कोऑर्डिनेशन को, सोल्ट एनालिसिस को, हाइड्रोजन वाले पार्ट को, और ये पूरा ना कर सको तो एक एस ब्लॉक और डी ब्लॉक तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे। नाउ आगे बढ़ते हुए हम यूज करते हैं अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला ही कंसेप्ट है वो आपको दिमाग में रहना ही चाहिए, जो कि आएगा मोल कंसेप्ट। तो ये हमारे दिमाग में एकदम तमीज से सेट होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर फंडामेंटल के नाम पे वो जनरली कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक है। वो लाइमन बामर सीरीज पे क्वेश्चन पुटअप करता है सीधे, या फिर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डी ब्रोगली इक्वेशन या वेव के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप कर देता है। तो ये कुछ फंडामेंटल है जो अपने दिमाग में रखेगा। श्रोडिंगर तो नहीं जाता, पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वो फंडामेंटल में एग्जैक्ट स्टेट वाला पार्ट तो पूछता है, जनरली पूछ ही रहा है रेगुलर रूप से। नाउ इसके सिवाय हमारे पास जो अगला ऑप्शन अवेलेबल है वो है या अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री, ये कुछ हमारे पास में आइडियल गैस, रियल गैस, लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे दिमाग में आने वाली हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड, सरफेस केमिस्ट्री। नाउ मोल कंसेप्ट तो करना ही करना है, क्योंकि इस पे जनरली क्वेश्चन आता है। एटॉमिक आएगा ही आएगा। केमिकल और आयनिक के फंडामेंटल कर लो, बहुत ज्यादा मत करो, फंडामेंटल कर लो। रिडॉक्स करना है, अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत जरूरी है, बहुत फंडामेंटल, और इलेक्ट्रो पे जनरली क्वेश्चन हर पेपर में आ ही रहा है। वो E0 की वैल्यू जनरली पूछ ही रहा है, नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन रेगुलर रूप से आ रहा है। तो इलेक्ट्रो तो आपको मस्ट करना ही करना है। थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री का ये वाला जो पार्ट है ना, इसका थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा पूछ रहा है वो,
तो इसके थ्योरी वाले पार्ट पे ज्यादा, न्यूमेरिकल पार्ट भी आ रहा है पर थ्योरी वाला पार्ट भी स्टेटमेंट के नाम पे पूछ रहा है, तो आई थिंक इसका थ्योरी पार्ट सबसे पहले मजबूत कर लेना। आइडियल गैस रियल गैस से भी एक नए क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पूछ रहा है, लिक्विड से आ रहा है, सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री भले जेई के सिलेबस से हट गई है पर फिर भी यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रट्टाफिकेशन पार्ट है, ये रट्टाफिकेशन पार्ट है, आप इसको कर लो तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये आपका एक बेसिक फंडा है जिसमें मोल कंसेप्ट तो फंडामेंटल एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ ही रहा है, रिडॉक्स से आ रहा है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। एक तो ये पार्ट फिजिकल का और एक थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट फिजिकल का और थर्मोडायनेमिक, ये पार्ट थोड़ा टफ पड़ता है। तो अगर आप उसमें पारंगत है तो उस वाले पार्ट को जरूर हैंडल कीजिएगा। तो देख से यहाँ भी आपके पास अच्छे खासे टॉपिक है कहानी को डील करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हैवी पार्ट है पर आप इसको ढंग से मैनेज करोगे, अगर 3-3 दिन का भी मैनेज करके पहले प्लान करोगे तो ये आपका प्रॉपर एक पैकेज तैयार हो जाएगा अबाउट द पीसी, दिस अबाउट द ओसी एंड दिस अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा प्लान बता दिया मैंने, क्योंकि 114 डेज में ही कहानी खत्म करनी है, तो हम इसको 100 डेज के प्लान के हिसाब से चलाएंगे तो आई थिंक हम इस अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आई थिंक ये सजेशन आपको काम आए और आप आसानी से तैयारी कर सकें। बाय बाय।